आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो आपको दिखाई दे रहा है। द साइक्लिक प्रोसेस इज फ्रॉम 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस आपका 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से अगेन 1। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आपको डिफरेंट प्रेशर्स गिवन है। P1 की वैल्यू 10 to the power 5 पास्कल, P0 is 3 into 10 to the power 5 पास्कल, P2 is equal to 4 into 10 to the power 5 पास्कल, and the difference of volume, that is V2 minus V1, is given as 10 liter। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपका प्रश्न ये है कि साहब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपको वर्क कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। व्हाट वुड बी द नेट वर्क डन इन दिस सिचुएशन? व्हाट विल बी द नेट वर्क डन ऑफ दिस साइकिल? जल्दी से कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए। पीवी डायग्राम पे आपको एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। वर्क डन निकालना एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो आई कैन टेक द एरिया ऑफ दिस साइकिल। एरिया जो इस साइकिल का होगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। माइक म्यूट कर लो सर। एक दो लोगों के माइक शायद डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज म्यूट योर माइक। देखिए सर, देखिए एज बिकॉज मुझे ये निपटा के आज वेव मोशन शुरू करना है, तो खेल समझते हैं। देखिए सर, मैंने आपसे ये बोला कि ये दो आपको दिख रहे हैं, ये दो पार्ट है ऑफ दिस साइकिल। ये कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल एंड इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, और इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में अगर आप ध्यान दें सर, एरिया अंडर कर्व से होगा। हाँ, ऑफ कोर्स एरिया अंडर कर्व का मतलब यहाँ पर यह है कि देयर इज नो सिंगल कर्व, इट इज कंप्लीट अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर हमारे पास जैसे मान लो एक पीवी डायग्राम होता है, और उस पीवी डायग्राम पे हमें कोई कर्व हो, तो हम ये कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन। रिमेंबर, बट इट शुड बी अ पीवी डायग्राम। और यहाँ पर ये भी पीवी डायग्राम है, बट हाँ, अगर मैं एक कर्व नहीं बल्कि मैं एक साइकिल प्रोवाइड कर दूं, ये कंप्लीट एक क्लोज साइकिल दे दूं, तो इसमें एरिया ऑफ द होल साइकिल वुड बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है। तो एरिया, जब भी आपको इस तरह का सवाल हो कि अगर आपको एक साइकिल गिवन है, और ऐसे सवाल हमने लास्ट डे भी करे हैं, तो जब भी आपको एक साइकिल गिवन है तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपको एरिया ऑफ द होल साइकिल कैलकुलेट करना है। यू विल गेट द एरिया ऑफ द होल साइकिल एज द वर्क डन। तो यहाँ पर भी साइकिल का एरिया निकालने का मतलब है कि साइकिल के दो पार्ट्स हैं, तो दोनों का एरिया निकालो। ठीक है, दो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, तो इसको मान लो इसका वर्क डन W1 है और ये W2 है। इन दोनों का अगर हम समेशन ले लेंगे तो दैट विल गिव मी द टोटल वर्क डन। इन दोनों का सम कर दें तो ये टोटल वर्क डन हमें पता चल जाएगा। So it will give me the total work done if I take the sum. And how would I do that? To find W1 and W2, we can take the area of this cycles, that is area of these triangles. तो W1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं W1, तो this would be equal to half into V2 minus of V1। तो यहाँ पर एक बात समझो कि W1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेस है ना, तो बेस की वैल्यू में देखो, अगर V2 minus of V1 मल्टीप्लाई द हाइट, एंड हाइट की अगर आप बात करो तो ये दिस वुड बी P0 एंड दिस इज P1। तो ये लिख सकते हैं P0 माइनस ऑफ P1, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, W1। अच्छा, W2 दैट इज द वर्क डन इन दिस पोर्शन, एंड इस पोर्शन का वर्क डन का मतलब इस पोर्शन का एरिया।
अगेन इट इज अ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस वाले का एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस वुड बी इक्वल टू V4 माइनस ऑफ V3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी P2 माइनस ऑफ P0। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। अब एक बात और समझिएगा आप, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि V4 माइनस ऑफ V3, ठीक है, वी हैव डन V4 माइनस ऑफ V3, V4 में से V3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनडाउटेडली इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर आप देखें V4 से V3 आप जा रहे हो, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो ये कंप्रेशन हो रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला वर्क डन निगेटिव है। बट मैंने पहले ही V4 माइनस V3 कर दिया है, तो देयर इज नो नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन अगेन। बट माय प्रॉब्लम हियर इज कि अगर हम इस केस में वी वांट टू फाइंड द टोटल वर्क डन, तो वी डोंट नो V4 माइनस ऑफ V3, डू वी नो दैट? हमें वॉल्यूम्स गिवन है, यहाँ पर V2 और ये V1 का डिफरेंस गिवन है। अगर आप देखो क्वेश्चन में, तो what we have is the difference of V2 and V1. We don't, yes वरुण भाई, बॉयल्स लॉ से आ जाएगा। बॉयल्स लॉ से कैसे आएगा? 1 से 4 पाथ में अगर आप बॉयल्स लॉ लगाओगे, तो 1 से 4 पाथ में अगर बॉयल्स लॉ लगा भी दोगे, तो द वॉल्यूम दैट यू विल गेट विल बी एट 4, एंड देन हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट 3? फिर 2 से 3 में लगाओगे, लगा के देखो तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है या नहीं वजाहत? एक बार लगा के देखो वजाहत। अच्छा, मैं उससे ज्यादा आसान तरीका यूज कर सकता हूँ विदाउट अप्लाइंग एनी लॉ। आई कैन सिंपली राइट दिस कि ये दोनों ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें तो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट, राइट है? ये दोनों जो एंगल्स है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और इसको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से अगर सोचा जाए, तो ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और ये अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से मैं ये भी कह सकता हूँ कि V4 माइनस ऑफ V3 डिवाइडेड बाय V2 माइनस ऑफ V1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P2 माइनस ऑफ P0। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, कि ये वाला साइड का रेशियो V4 माइनस ऑफ V3 अपॉन V2 माइनस ऑफ V1, दिस मस्ट बी इक्वल टू एनी अदर साइड का रेशियो। तो ये जो दूसरा जो हम साइड का रेशियो ले रहे हैं, that is P2 minus of P1. That means we are taking the pressure difference, right? P2 minus of P1 divided by P0 minus of P1. P2 minus of P1 कर दिया क्या मैंने? P2 minus of P1. लास्ट स्टेप में वरुण, आई एम जस्ट अप्लाइंग द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा, इट इज नॉट P1, इट वुड बी P0। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। तो अगर इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। इफ यू अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो आप ये कह सकते हो कि V4 माइनस ऑफ V3 अपॉन V2 माइनस ऑफ V1, V4 माइनस ऑफ V3 अपॉन V2 माइनस ऑफ V1, ठीक है, V4 माइनस ऑफ V3 अपॉन V2 माइनस ऑफ V1 विल बी इक्वल टू एनी साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं ना, तो एक तो हमने रेशियो लिया है ये बेस वाले साइड का, अब दूसरा रेशियो ले लो, तो दूसरे रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं सर, P2 माइनस ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस ऑफ P1।
लिख लिया सर? ठीक है, अब इसमें वैल्यूज आपको गिवन है, P2 की वैल्यू आपको गिवन है, P1 की वैल्यू आपको गिवन है, P0 की वैल्यू आपको गिवन है। तो P2, P1, P0 आपको गिवन है ना? दूसरी बात यह है कि V2 माइनस V3 की, V2 माइनस V1 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर आप V4 माइनस और V3 की वैल्यू रखोगे तो वो भी V2 माइनस V1 के टर्म्स में आ जाएगी। ये V4 माइनस V3, मतलब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, V4 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू P2 माइनस ऑफ P0 डिवाइडेड बाई P0 माइनस ऑफ P1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस ऑफ V1। वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो सारा जो टर्म है हमें नोन टर्म्स के फैक्टर में पता चल जाएगा, और सब नोन टर्म्स में आ जाएगा। तो सब जब नोन टर्म्स में आ जाएगा तो सिंपली आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। तो बाकी का काम मैं कर नहीं रहा हूँ इसमें, बाकी का वो जो प्रोसेस है वो तो आप कर ही लोगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने का काम आप कर लोगे। अभी फिलहाल की बात कि इसमें मुझे सिर्फ एक चीज सिखाना था सर, कि हाउ टू फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन हमें मालूम है साइक्लिक प्रोसेस में, वैसे भी हमें मालूम है। यस, एक पॉजिटिव लेंगे, W1 इज पॉजिटिव वर्क डन एंड W2 इज नेगेटिव वर्क डन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ूं, W2 नेगेटिव है। अच्छा, आपको एक बात ये भी बताई गई थी, अगर आपको याद हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताते वक्त मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस है और यू ट्रेवर्स इन दैट साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज, तो आप पॉजिटिव लेंगे वर्क डन को, और एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रेवर्स कर रहे हो तो उस वर्क डन को आप कैसा लोगे, नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो ये पहला वाला लिया है ना, ये पहला वाला, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज, एंड इन दिस प्रोसेस आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, 4 से 3, 3 से 1, 0, 0 से 4। तो ये वाला जो वर्क डन है ना, W2, इट इज नेगेटिव बिकॉज आई एम गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद आया? ये मैंने आपको बताया था जब मैं साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बता रहा था आपको, ठीक है। आगे बढ़ूं सर? इसमें किसी को कुछ और पूछना है? नहीं पूछना शायद। याद रखो कि जब साइक्लिक प्रोसेस दिया हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, work done would be the area of the cycle. If you traverse that cycle in a clockwise direction, work done would be positive, and if you go in the anti-clockwise direction, you will take the work done to be negative. ठीक है? I'm coming to one more question. एक और सवाल सुन लो, उसके बाद आखिरी के जो पॉइंट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं बार बार इतने इतने सवालों की पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ जाएं, ताकि थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, और हर साल आते हैं जेई में, है ना, मतलब प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लो तो हर साल दिखेगा, मेंस और एडवांस मिला के, तो आप शायद करके आ जाएं क्वेश्चन। तो इसलिए अब हम इतने सवाल ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। खैर एनीवेज, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। वैसे पूरी कहानी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जो बातें समझनी है वो सुन लीजिए। आपसे कहा गया कि एक आइडियल गैस है जिसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा है, अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच its internal energy relates to the volume as। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक गैस है जिसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू गामा, पीवी टू द पावर गामा। याद आया होगा, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट का मतलब सीपी बाई सीवी की वैल्यू गिवन है। दूसरी बात हमसे कहता है कि इन विच द एनर्जी रिलेट्स, एनर्जी जो इस गैस की रिलेटेड है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू वी टू द पावर अल्फा। यहाँ पर ए और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, वेयर ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट। ये ए भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है इसमें? वैसे तो दो पार्ट पूछे गए, मैं एक ही पार्ट पूछूंगा। फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय द गैस, find work performed by the gas and the amount of heat to be transferred to this gas increases the internal energy by delta U। मतलब आपको दो चीजें
निकालनी है, फाइंड वर्क परफॉर्म बाय द गैस एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी to be transferred to this gas to increase its internal energy by delta U। मतलब एक ही पार्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने पूछा है, उसमें भी दो पार्ट हैं। आपको क्या क्या पूछा है एक ही पार्ट के दो पार्ट में? एक तो आपसे पूछा है वर्क परफॉर्म्ड कितना होगा, और दूसरा आपसे बोला गया कि भाई आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू फाइंड द इंटरनल heat, the amount of heat that has been given to this gas to change its internal energy। ठीक है, आपको ये दो पार्ट सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहली बात, आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज गामा। ये आपको सवाल में मेंशन कर दिया गया, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज गामा। बहुत बढ़िया सर, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा है। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा समझ के। बट ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, उस प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी गिवन है, वो इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है U इज इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट दैट वी डोंट नो। ठीक है, ये U इज इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा, अल्फा यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट के बराबर है। क्लियर? अब इसमें हमसे कहता है कि वर्क डन निकाल लो साहब। तो हम जानते हैं कोई भी जनरल हमारे, अगर हमारा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो, कोई भी जनरल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, तो उसका वर्क डन हम निकालते हैं बाय द इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये तो हम जानते हैं सर, पीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि पीडीवी का इंटीग्रेशन करने के लिए आई शुड नो द रिलेशन ऑफ पी एंड वी, तभी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। अब यहां पर सर हम कैसे निकालें पी और वी का रिलेशन? क्योंकि अगर मैंने सीधा सीधा लिख दिया पी डी वी, तो हमें पी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, डी पी की वैल्यू वी के टर्म्स में पता ही नहीं है, तो इंटीग्रेट कैसे करें, क्या करें, कहां से करें? ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें इंटरनल एनर्जी गिवन है, तो इंटरनल एनर्जी से हमें पीवी निकालना पड़ेगा, मतलब प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी से प्रेशर की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? तो इंटरनल एनर्जी को आपको याद होगा कि इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू इन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपको कितना दिया जाता है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एनसीवी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। याद आ रहा होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इफ यू कैन रिमेंबर दैट, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था एनसीवी डेल्टा टी को, और भी एक ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डू यू रिमेंबर? ये भी एक फॉर्मूला बताया था एडियाबेटिक एक्सपोनेंट के टर्म्स में। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस पूरी कहानी से, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा। एन आर डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो एन आर डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं पीवी, पीवी डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इज इक्वल टू ए वी टू द पावर अल्फा, और वी कैन राइट दिस एज पीवी। तो पीवी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? ए वी टू द पावर अल्फा इनटू गामा माइनस वन। और यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? तो प्रेशर की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं ए मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस वन वी टू द पावर अल्फा माइनस वन। वाई? बिकॉज ये वी यहां से इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर की ये वैल्यू आएगी। अगर प्रेशर की ये वैल्यू आएगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? तो वर्क डन की वैल्यू हमें मालूम है पीडीवी होती है, तो वर्क डन वुड बी इक्वल टू ए इंटू गामा माइनस वन v to the power alpha minus 1 multiplied by dv, where to where you want me to integrate, तो it must be integrated from v1 से v2। इसका रिजल्ट आप सॉल्व करो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई? वन ऐड करते हैं,
है ना, अपनी तरफ से इंटीग्रेशन में तो यही करते हैं, तो 1 ऐड कर दें तो -1 + 1 वुड बिकम इक्वल टू अल्फा। तो v पे अल्फा अपॉन नीचे भी अल्फा बचेगा। कहां से कहां तक देखो, हमें ये नहीं बोला कि कहां से कहां तक हमने इसको, इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड किया है, तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं v1 से v2 तक हमने इसमें एक्सपेंशन करा है। ऑल्दो वी डोंट नो दैट v1 और v2 की वैल्यू, बिकॉज हमें मेंशन नहीं करी गई है, तो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a गामा -1 अपॉन अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू v2 टू द पावर अल्फा माइनस ऑफ v1 टू द पावर अल्फा। ये हमने अपनी तरफ से माना है, ऑल्दो मुझे ये वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, ये मुझे वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने जो माना है सर, तो ये जो माना है इसका क्या करेंगे फिर? तो पहले तो आप यहां तक नोट कर लो, मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम इसको। डन सर, डन। ठीक है, ये हमने बच्चे हमने ये बोला कि v2 और v1 हमें गिवन नहीं है, हमने ये माना है। हमसे तो सिंपली ये कहता है कि वर्क डन निकालो, हमें गिवन क्या है? इंटरनल एनर्जी गिवन है। हमें इंटरनल एनर्जी गिवन है एज a इंटू वी टू द पावर अल्फा। तो एक बात बता कि क्या मैं ये कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी की ये इक्वेशन देखो जो हमें गिवन है, इस इक्वेशन के अनुसार इंटरनल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो कैन आई क्लेम दैट कि a v2 टू द पावर अल्फा कैन बी रिटन एज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, एंड a v1 टू द पावर अल्फा कैन बी कॉल्ड एज इनिशियल एनर्जी। Hence, can I claim that a v2 to the power alpha minus of a v1 to the power alpha can be equal to u2 minus of u1, that can be written as equal to delta u. Hence, जो हमारा वर्क डन आया, ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू गामा -1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो a अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर चला गया, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा u. दिस इज माय वर्क डन इन द होल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। ये हमारा वर्क डन है सर। ठीक है, वर्क डन किसके टर्म्स में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम्स गिवन नहीं है, हमें जो गिवन है वो रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद द वॉल्यूम गिवन है। तो हम इसको जो आंसर है वो इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में ही लिख सकते हैं, बिकॉज और कोई फैक्टर हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा है गामा -1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा यू। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी बात। दूसरा, हमने इसमें सवाल में बोला था कि व्हाट वुड बी द हीट, amount of heat, तो amount of heat can be calculated as work done plus of change in internal energy, या डेल्टा W प्लस ऑफ डेल्टा U। तो हीट को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन हमने निकाल लिया यहाँ से, गामा -1 अपॉन अल्फा, इधर लिख देता हूँ। यहाँ से हमने वर्क डन निकाल लिया है, तो वर्क डन निकाल लिया, तो हीट की वैल्यू क्या आएगी? गामा -1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा यू, प्लस ऑफ कितना लिख सकता हूँ? प्लस ऑफ डेल्टा यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मतलब सिंपल सा रिजल्ट है, डेल्टा यू कॉमन आ जाएगा, दिस वुड बी गामा -1 अपॉन अल्फा प्लस ऑफ 1। भाई हो गया कुछ कुछ हजम, कुछ कुछ बुद्धि में बात समा रही है आपके? ठीक है, तो सूनर और लेटर, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगा आज, और वो आप तक पहुंच जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, होमवर्क के लिए, क्योंकि सारे सवाल कराना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सवाल की कोई मतलब सीमा नहीं है इस केस में। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको सवाल कराए जा सकते हैं।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं इतने पे रोक रहा हूँ इस तरह के सवाल। मैं आपको ये होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पे मैं अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता कि आपको जो असाइनमेंट मिले हैं वो क्या मिले हैं या क्या मिल रहे हैं, मैं मुझे जो क्वेश्चन समझ में आएगा वो मैं क्वेश्चंस का असाइनमेंट अपनी तरफ से आप तक पहुंचवा दूंगा, वो आप जरूर सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कशन आप करेंगे किसी रोज। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आगे बात करते हैं और आखिरी की बातें करते हैं। यहाँ तक जो भी हमने बातें करी हैं भाई, साइक्लिक प्रोसेस भी इसमें आ गया, इसमें हमने वर्क डन कैलकुलेशन कैसे करना है वो पता है हमें, एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो क्या करते हैं, कैसे वर्क डन निकालते हैं, कोई भी प्रोसेस हो तो कैसे वर्क डन निकालते हैं, अगर पॉलीट्रॉपिक हो तो कैसे वर्क डन निकालते हैं। देखो पॉलीट्रॉपिक होगा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पॉलीट्रॉपिक का बेसिक मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गामा की वैल्यू ना तो भाई जीरो होगी और ना गामा की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगी। मतलब जैसे गामा की वैल्यू किसी मोनोएटॉमिक या डायटोमिक गैस की जो गामा की वैल्यू होती है उसके बराबर अगर ना हो और वो जीरो के बराबर भी ना हो, तो उस केस में जो हमारा प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें भी वर्क डन निकालने का जनरल फॉर्मूला तो वर्क डन निकालने का पीडीवी है ना, तो उससे हम वर्क डन तो निकाल ही सकते हैं, है ना। कोई भी इन डायग्राम गिवन है तो उससे हमें कैसे वर्क निकालना है, तो अगर हमारे कर्व गिवन है तो उसके अंदर एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है तो उस पूरे साइकिल का एरिया निकाल लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन, ये वर्क डन निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी आप कभी भी किसी भी प्रोसेस के लिए n इंटू सी इंटू वी डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर मान लो कि आपका गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हीट किया जा रहा है तो उसका जो हीट है या द अमाउंट ऑफ हीट है दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, और जो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है उसको तो एनसीपी डेल्टा टी हम लिख सकते हैं ऑफ द फॉर्मूला फॉर द हीट। ठीक है, खैर तो ये सारी बातें आप जब क्वेश्चन करेंगे, आप जब उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये चीजें तो आपका खुद दिमाग खुलता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके आखिरी के पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। जो आपने सुना होगा हीट इंजन, कार्नो इंजन, वैसे कार्नोट्स पढ़ते हैं हम हिंदुस्तान में, टी साइलेंट है तो कार्नो इंजन। ठीक है, और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, तो इन छोटे से फॉर्मूलाज पे भी आपको सवाल पूछे गए हैं और जेई ने पूछा है, कई बार पूछा है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कई बार पूछी है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है फिलहाल के लिए, ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं पूरी कहानी आपको ड्राइव करके समझाऊं, बट फिलहाल के लिए तो एक बात हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी इंजन गिवन है, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन, तो हीट इंजन बेसिकली, अगर हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन हमें बेसिकली पता है कि हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर और कुछ वर्क करता है और फिर हीट को रिजेक्ट कर देता है। सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जिसको हम कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं या सिंक भी कहते हैं। तो सिंपल सा अरेंजमेंट ऑफ द हीट इंजन इज दिस कि यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, जरूरी नहीं कि मैं ये ऊपर बॉक्स बनाऊं ही। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है बेसिकली हीट इंजन का। तो आज मत समझ लेना कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है वही पढ़ के तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो गए और इंजन बनाने लगोगे। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑन विच द हीट इंजन वर्क्स। ठीक है, तो हीट इंजन वर्क्स ऑन द मॉडल दैट says कि it will absorb the heat from the hot reservoir, ठीक है, या body at higher temperature. It will perform some work on this working substance, that is some work is done, and let's say the heat absorbed is Q1 and it will reject the remaining amount of heat to the body at a lower temperature, जिसको या तो आप बॉडी एट लोअर टेम्परेचर कह सकते हैं या कोल्ड रिजर्वायर कह सकते हैं या इसी को सिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हीट इजेक्ट रिजेक्ट कर देगा टू दिस सिंक, है ना। तो इस केस में सिंपली मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, तो इस केस में हम इफिशियंसी जब डिफाइन करते हैं तो इफिशियंसी एज अ सिंगल मीनिंग, इफिशियंसी का बस एक ही मतलब होता है, आपको आउटपुट कितना मिला, आपको मिला क्या, आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द आउटपुट दैट यू गेट एंड द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द इफिशियंसी। भाई जो हमें रिजल्ट मिला, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो मिला वर्क डन, और जो हमने इनपुट दिया है उस वर्क को करने के लिए दैट इज Q1। तो ये जो हमारा वर्क डन अपॉन Q1 है, इट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी। रिमेंबर कि हमने इनपुट कितना दिया हीट, दैट विल बी देयर फॉर द इफिशियंसी। उसने रिजेक्ट कितना किया सिस्टम ने हीट, वो इफिशियंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझ में, वो इफिशियंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमें सिर्फ
हीट गिवन टू द सिस्टम एज इफिशियंसी में काउंट करना है, बिकॉज इफिशियंसी अगर आप निकाल रहे हो कि आपका जो इंजन है वो कितना इफिशियंट है, कितना लायक है, तो आपने उस पर लगाया कितना है वो भी तो देखो ना। समझ आ रही है बात? ठीक है, आपने उस पर लगाया कितना, आपकी लागत क्या है वो भी तो देखो ना। उसने क्या किया उससे हमें क्या मतलब है, उसने क्या अपने थ्रू रिजेक्ट कर दिया उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा वर्क डन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वर्क डन, हु विल टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस वर्क डन। ये वर्क डन जो है हमारा, ये वर्क डन, ये इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हीट क्या होगी भाई? ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी उससे दो काम हुआ, वर्क हुआ और रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल टू व्हाट, तो Q1 आई कैन क्लेम दैट Q1 Q1 इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट कैन बी इक्वल टू W प्लस ऑफ Q2। तो वर्क डन की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, Q1 माइनस ऑफ Q2। ठीक है, यस। तो देखो इफिशियंसी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q1, और वी कैन राइट इफिशियंसी एज 1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई Q1। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ अ जनरल हीट इंजन। ठीक है, ये जो Q2 होता है इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये Q2 इज द हीट रिजेक्टेड। ठीक है, हीट रिजेक्टेड। और ये जो Q1 है, दिस Q1 इज बेसिकली द हीट गिवन। ठीक है, हीट गिवन है ना। तो दिस वुड बी द इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन। जनरल हीट इंजन वर्क्स ऑन दिस मॉडल, और इसकी जो इफिशियंसी होगी किसी भी जनरल इंजन की वो 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1 होगी। और Q2 फॉर एनी इंजन कैन नॉट बिकम जीरो, और जीरो नहीं हो सकता ये, तो इसलिए जो हमारी जो इफिशियंसी है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। और इफिशियंसी 1 के बराबर नहीं हो सकती, इसका दूसरा मतलब है कि इफिशियंसी ऑफ एनी इंजन कैन नॉट बी 100%। 100 तो छोड़ो, it can nowhere be close to 100। खैर ये बात सबको समझ में आ गई, फॉर्मूला लिख लिया। अब इसी से रिलेट करके आता है कार्नो इंजन, कार्नोट्स इंजन जिसको आप कहते हो। कार्नो इंजन, देखो बेसिकली हमें मालूम है कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो सकती है। अब ये जो कार्नो इंजन है ना, जो कार्नो इंजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्नो इंजन, इसी कार्नो इंजन के साथ थर्मोडायनेमिक्स का एक नए लॉ की सोच जाहिर हुई। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो तुम ही समझ रहे हो। कार्नो ही वो बंदा है जिसने डिमांड किया है ऑफ अ न्यू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको ये बड़ी अजूबी बात लगेगी, और मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करूंगा भाई, थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। आपने बहुत बार पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्यों आया मार्केट में, ये क्यों बात, क्या बात करता है ये सेकंड लॉ, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अभी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और मैं आपको ये बताऊं, एक हिस्ट्री बताऊं, तो ये कार्नो है जहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई है ना। अब क्या मतलब है कार्नो ऐसा क्या अजूबा कर दिया हमने, आज तक तो सुना ही नहीं कार्नो ने ऐसा करा है। देखिए बेटा एक बात तो समझिए कि बहुत कायदे से कार्नो ने तो सबसे पहला क्लेम ये करा है कि भाई आप कोई भी इंजन ले आओ मार्केट में, ठीक है, एंड एवरी इंजन हैज अपर लिमिट टू इट्स इफिशियंसी। मतलब हर इंजन की एक इफिशियंसी की एक लिमिट है, और उन सारे इंजन में से जो मेरा मॉडल ऑफ इंजन है दैट इज द बेस्ट इफिशियंट इंजन। उससे ज्यादा इफिशियंट इंजन कोई नहीं है जो उसने मॉडल दिया। ऑल्दो वो मॉडल उस मॉडल पे वर्क हो नहीं रहा, बट वो जो इंजन है वो सबसे ज्यादा इफिशियंट है, कार्नो का इंजन। ठीक है, उससे ज्यादा इफिशियंट कोई भी इंजन नहीं है, ही प्रूव्ड दैट, ही प्रूव्ड दैट लॉजिकली। ठीक है, तो खैर, लेकिन कार्नो ने ये इंजन का मॉडल देने से पहले उसने एक चीज कही कि भाई ये मेरा ठीक है, ये मेरा इंजन है, बट मेरी डिमांड ये है कि मुझे एक रिलैक्सेशन दिया जाए, कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू द कोल्ड रिजर्वायर। ये मान लो ये हॉट रिजर्वायर है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, तो यहां से हीट आया और यहाँ हीट गया T2 में, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो उसने ये बोला कि भाई ये तो हो रहा है, बट उसने ये बोला ऑल्दो देयर वाज नो सेकंड लॉ डेवलप्ड टिल दैट टाइम, कार्नो ने कहा कि मुझे एक रिलैक्सेशन दिया जाए कि मैं ये मान सकूं
कि heat can flow from the hot reservoir to the cold reservoir, but it cannot flow from the cold reservoir to the hot reservoir. T2 ये T1, उसने ये बोला कि हीट इस तरह से तो फ्लो कर सकता है हॉट से कोल्ड, बट कोल्ड से हॉट में ये फ्लो नहीं कर सकता, ये मुझे रिलैक्सेशन दिया जाए। अब ये वर्ड उसने क्यों बोला कि मुझे रिलैक्सेशन दिया जाए? बिकॉज अगर ऐसा हो भी जाए कि हीट फ्लोज फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर टू द हॉट रिजर्वायर, तो रिमेंबर इट विल नॉट वायलेट एनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट नहीं है ये, अगर हीट फ्लो कर जाए कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की ओर, ठीक है? या दुनिया में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, अगर उसका उल्टा भी हो जाए तो इट विल नॉट वायलेट एनी लॉ ऑफ फिजिक्स, स्टिल दैट डजंट हैपेंस। फिर भी वो नहीं होता है, फिर भी वो काम नहीं होता है। समझ में आ रही बात? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुनिया में ऐसे क्या क्या प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो कि एक अंडा लिया हमने, अंडा टूटा, अंडा टूटा फैल गया, ऐसा ये अंडा टूटा तो अंडा फैल गया, बट ऐसा क्यों नहीं होता कि वो जो अंडा फैला है वो फिर से पूरा का पूरा अपने आप को इकट्ठा करे और वापस फिर से अंडा बन जाए? अगर ऐसा हो जाए, बात समझना मेरी, आपको बड़ा अजूबा पॉइंट लगेगा, ऐसा हो जाए तो फिजिक्स या साइंस के कोई लॉ गलत नहीं हो जाएंगे इससे, या वो किसी लॉ को वायलेट नहीं कर देगा, सारे लॉ फिर भी एप्लीकेबल रहेंगे, स्टिल दैट डजंट हैपन। सिमिलरली अगर मान लो कि आपकी साइकिल चलती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब साइकिल को आपने रोका तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो फिर से उस साइकिल के पहियों में काइनेटिक एनर्जी ले आए और साइकिल चलने लग जाए? जबकि ऐसा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी विल स्टिल बी कंजर्व। भाई पहले हमारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कंजर्व हुई थी, कन्वर्ट हुई थी, अब वही हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके साइकिल चला देगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हो सकते हैं, जो लॉस को हमारे वायलेट नहीं करेंगे, फिर भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये सारी कहानी जो यहीं से शुरुआत हुई कि ऐसा क्यों है भाई। कार्नो साहब तो चलो ये आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कम से कम इतना अलाउ करो कि मैं मान सकूं अपने इंजन के मॉडल को समझाने के लिए कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम T2 टू T1 ऑल्दो इट डजंट वायलेट्स एनी लॉ, ठीक है? ये मान सकूं, और आपने बाद में ये जाना है कि भाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर टू द हॉट रिजर्वायर unless there is some external source working on that substance। भाई आप कहोगे रेफ्रिजरेटर में तो सर कोल्ड रिजर्वायर से हीट फ्लो करता है, मतलब अंदर जो स्टफ्स है उसमें से हीट निकलता है और हीट सराउंडिंग में जाता है, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा होता है एट द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी दैट इज गिवन टू दिस होल प्रोसेस। जो कौन कर रहा होता है ये काम? ये जो आपका मोटर कंप्रेसर ये सब लगा होता है वही ये काम कर रहा होता है, और जिसके बदले में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल पे करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मान लो कि अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड नहीं हो तो कोई भी इंजन का ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका सोल प्रोसेस या सोल जो एम हो वो ये हो टू टेक द हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर एंड रिजेक्ट इट टू द हॉट रिजर्वायर, ठीक है? एनीवेज, तो अभी हम उस बात पे फिर से वापस आएंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट कार्नो का इंजन को जरा सा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सर कार्नो का इंजन बेसिकली, कार्नो ने ये मानते हुए कि देयर इज heat cannot flow from the cold reservoir to the hot reservoir, heat can only flow from the hot reservoir to the cold reservoir, he developed a model of engine। और उस इंजन में आपको मालूम होगा कि ये देखिए, ये उस पीवी डायग्राम ऑफ दैट इंजन, पीवी डायग्राम ऑफ दैट इंजन इज दिस के उसने ये माना कि आपका जो पहले आप कोई भी सिलेंडर ले लो जिसमें आप कोई गैस रख दो, ठीक है, जिसके वॉल्स एडियाबैटिक हो बट बेस कंडक्टिंग हो, वॉल्स एडियाबैटिक हो बट बेस कंडक्टिंग हो, ठीक है? और आप उस सिलेंडर को पहले आइसोथर्मली कंप्रेस एक्सपैंड करो, मतलब यू पुट दैट सिलेंडर ऑन अ हॉट रिजर्वायर so that it absorbs heat and allow it to expand, allow it to expand। और याद रखिएगा ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक वर्ड मैंने यूज किया था, ऐसा प्रोसेस जो सेमी स्टैटिक हो, जो ऐसा लगे कि वो रुका हुआ है बट वो रुका हुआ होता नहीं है, ठीक है? और ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होते हैं वही रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है? वरना अगर ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होते हैं,
ठीक है, तो अगर वो एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उसका बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, खैर, तो उसने बोला कि साहब अलाउ द गैस टू एक्सपैंड आइसोथर्मली। उसके बाद उसने कहा कि अगेन अलाउ द गैस टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली, मतलब आप वो जो हॉट रिजर्वायर है उससे आप डिस्कनेक्ट करिए और गैस को लाके एक इंसुलेटेड पैड पे रख दीजिए। ठीक है, सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, बट अलाउ इट टू एक्सपैंड फर्दर। ठीक है, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ इट टू एक्सपैंड फर्दर। तो वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराइए उस गैस का। फिर उसके बाद आप उसको फिर से कोल्ड रिजर्वायर पे ले जाइए और कंप्रेस करिए गैस को, सो दैट जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर में जाए, आपकी गैस कंप्रेस हो। ठीक है, और कैसे कंप्रेस हो? आइसोथर्मली, बिकॉज जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कहां जा रही है? कोल्ड रिजर्वायर में। एंड देन डिटैच इट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, अगेन पुट इट ऑन द हॉट रिजर्वायर, sorry, again put it on the insulating pad and again allow it to compress further so that आपको initial stage of volume, pressure और temperature मिल जाए। आपने उसको एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिया, उसके बाद आपने वो उसको डिटैच किया वहां से और फिर कहां पर प्लेस कर दिया? कोल्ड रिजर्वायर पे प्लेस कर दिया और उसके बाद आपने गैस को फर्दर कंप्रेस करा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको आपने वहां से कोल्ड रिजर्वायर से डिटैच किया, आपने इंसुलेटिंग पैड पे प्लेस किया और उसको फर्दर आप और कंप्रेस कर रहे हो ताकि आप इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को अचीव कर लो। ठीक है, तो आपका ये फाइनल ये आएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन, है ना। यहाँ से हम चले थे, ठीक है, यहाँ से हम चले थे, यहाँ मान लो ये प्रेशर P1, V1, टेम्परेचर T1, तो ये आइसोथर्म है, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम T1। यहाँ से हम चले तो ये हो जाएगा प्रेशर वॉल्यूम T2। यहां से हम चले तो ये हो जाएगा P4, V4 एंड दिस वुड बिकम T2। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए, तो ये आ गया हमारा वापस T1। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो 4 साइकिल्स हैं, इट इज कॉल्ड एज द कार्नो इंजन। और इसमें जो ये एरिया है, बाय द वे, दैट विल गिव द वर्क डन इन द होल प्रोसेस। इसमें यहाँ पर हीट आई है और यहाँ से हीट जो है वो रिजेक्ट होगी। इन दोनों प्रोसेस में तो हीट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दिस टू प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हीट कैन बी एब्सॉर्ब्ड और हीट कैन बी गिवन आउट ओनली इन द प्रोसेस फ्रॉम P1 वाल से P2 एंड P3 से P4। ठीक है, इस पूरे सिस्टम के लिए हम ये चीजों को सॉल्व वॉल्व करते हैं। तो अगर हमने पढ़ा इफिशियंसी ऑफ अ जनरल इंजन, दैट इज रिटन एज इक्वल टू व्हाट? तो दैट इज रिटन एज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, ऊपर आपने लिखा था Q2 डिवाइडेड बाय Q1, यही तो लिखा था आपने। ठीक है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ये इफिशियंसी थी। और इफिशियंसी का अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, बिकॉज दिस इज द इफिशियंसी फॉर एनी हीट इंजन, इस हीट इंजन के लिए अगर हम इस इफिशियंसी का फॉर्मूला करें तो आई विल हैव टू राइट Q2, आई विल हैव टू राइट Q1 एंड आई विल हैव टू सॉल्व इट। तो आप अगर देखो तो Q1 वाला जो प्रोसेस है, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आपका जो वर्क डन होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इस वाले प्रोसेस में आपका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो भी जीरो होगा और इस वाले प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। तो इफिशियंसी के केस में हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है हमारा, दैट वुड बी इक्वल टू द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और वर्क डन इन दिस प्रोसेस वुड बी इक्वल टू, मान लो n नंबर ऑफ मोल्स है, ये R है, ये टेम्परेचर T1 है, ये लॉन ऑफ भाई फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं शायद, अरे बोलता चल, V2 अपॉन V1, ये Q1 होगा। सिमिलरली हमारा जो Q2 होगा, दैट वुड बी इक्वल टू nRT2 लॉन ऑफ, दिस वुड बी इक्वल टू कितना? तो दिस वुड बी इक्वल टू V4 बाय V3, ये आएगा। इन दोनों वैल्यूज को जब हम वहां पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो NR कैंसिल हो जाता है। ये वाला जो टर्म है T1 और ये T2 वाला, ठीक है, ये वाला T1 और T2 वाला टर्म है वही बचता है, ये वाला भी टर्म कैंसिल हो जाता है। ये मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे कैंसिल होता है, बट छोटा सा अगर आप कैलकुलेशन करें तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे करेंगे सर कैलकुलेशन? यहाँ पर और यहाँ पर वाला स्टेजेस देखो, तो इसमें आप एडियाबेटिक का स्टेट इक्वेशन लगाओ, इसमें एडियाबेटिक का स्टेट इक्वेशन लगाओ। कौन सा वाला सर? PV टू द पावर गामा वाला।
यहाँ से यहाँ एडियाबेटिक का स्टेट इक्वेशन लगाओ, इसमें एडियाबेटिक का स्टेट इक्वेशन लगाओ, दोनों का आपस में डिवाइड करो तो आपको ये वाला टर्म दिख जाएगा कि V2 अपॉन V1 इज एक्जैक्टली इक्वल टू V4 अपॉन V3, और ये फाइनली कैंसिल हो जाते हैं। तो इस केस में जो आपका इफिशियंसी निकल के आता है, मेरा मेन मुद्दा इफिशियंसी का है, इफिशियंसी जो निकल के आता है दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। Efficiency of the Carnot engine would be equal to 1 minus of T2 by T1, where T2 is the temperature of cold reservoir, and the T1 is the temperature of the hot reservoir. Okay, so this is formula for the efficiency if you are given with the Carnot engine. अगर आपको Carnot engine given है तो उस केस में जो efficiency का formula होगा that would be written in terms of temperature, और efficiency का formula ये लिखा जाएगा। ठीक है, नोट करिए सर। नोट कर लो सर। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा कार्नो इंजन की इफिशियंसी है। अब आपको ये बात पता चल गई भाई, कार्नो के टर्म्स में ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इंट्रोपी अपना मामला नहीं है। इंट्रोपी का जो मेन मुद्दा होता है ना, इंट्रोपी वाला मुद्दा, वो इंट्रोपी वाला जो मुद्दा होता है, इंट्रोपी वाला मुद्दा वो ज्यादा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में हम इंट्रोपी का मुद्दा नहीं उठाते। वैसे आपको ये बात पता होगी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक मतलब यही है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्यों क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट? सोचना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्यों कहता है। भाई मैंने आपसे जैसे बोला कि कई सारे दुनिया में प्रोसेस हैं जो पॉसिबल तो हैं बट होते नहीं है। ठीक है, तो खैर वो सब बातें आप सोचते रहना। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अ कार्नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 0.60। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नो इंजन, 60। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर का जो 100 केल्विन दैट इज गिवन टू मी। आपसे सिंपली सवाल में पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होगा। दूसरा आपसे पूछा इफ दिस इंजन डज 300 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, हाउ मच हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर साइकिल। मतलब अगर वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू 300 जूल है, ठीक है, इट इज 300 जूल, तो आपसे पूछा है देन द क्वेश्चन इट हीट रिमूव्ड साइकिल, ये कितना होएगा? सॉल्व कर। कोल्ड रिजर्वायर, टीसी मतलब कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, और भी कोई बता दे आंसर।
पहला वाला आंसर 750 भाई, सीधा सीधा, कोई रॉकेट साइंस बात नहीं। इफिशियंसी हमें गिवन है, इफिशियंसी बराबर होता है 1 माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। हमें इस क्वेश्चन में इफिशियंसी दे रखी है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.60 इज इक्वल टू 300 सॉरी सॉरी 0.60। यस, पहले वाले का आंसर इज 750, बिल्कुल सही है। 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर जो आएगा हमारा, दैट वुड बी इक्वल टू 750 केल्विन। यहाँ से 750 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा भाई कुछ 0.40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टीएच निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरी बात हमसे कहते हैं कि भाई व्हाट इज द हीट रिमूव्ड पर यूनिट साइकिल या पर साइकिल। ठीक है, हीट रिमूव्ड पर साइकिल फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू द कोल्ड रिजर्वायर, या आप ऐसे कह लो कि हीट रिजेक्टेड, है ना, हर साइकिल में हीट कितना रिजेक्ट हुआ। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि सर हमें मालूम है एक चीज कि हीट रिजेक्टेड कैन बी रिटन एज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। भाई हमें मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, वी नो दैट कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, ठीक है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, यही तो हम लिखते हैं ना एफिशिएंसी में, और क्या लिखते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी में हम यही लिखते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो हीट एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दैट कैन बी रिटन एज वर्क डन डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। और वर्क डन बाय इफिशियंसी अगर हम लिखेंगे, सबसे पहली बात मेरी बात सुनना, अभी मैंने ये नहीं बताया कि कोल्ड रिजर्वायर को हीट कितना मिल रहा है, मैंने अभी उस पर, यस 200 जूल इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो दिस वुड बी इक्वल टू, पहले तो हम हॉट रिजर्वायर से हीट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ वो निकाल लें। तो दिस कैन बी रिटन एज 300 इज इक्वल टू 500 जूल, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो कोल्ड रिजर्वायर को हीट कितना मिला, तो कोल्ड रिजर्वायर को जो हीट मिला दैट कैन बी रिटन एज Q फ्रॉम हॉट रिजर्वायर माइनस ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू 500 माइनस ऑफ 300, दिस आंसर वुड बी इक्वल टू 200। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले हमने हीट निकाला, जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। हो गया सर? सर हो गया। चलिए सर, तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बातें हमने कर ली हैं, जितनी मैं कर सकता था, मतलब कर सकता था इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उसमें हमने कर लिया है। आपको इफिशियंसी पता है, आपको ये सब पता है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीज रह गई है। ठीक है, मैं थर्मल कंडक्शन पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने मेन जो, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा की है। वैसे याद रखो, थर्मल कंडक्शन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डील विथ द another chapter, that is wave और वेव मोशन। ठीक है, दूसरा चैप्टर जिस पे हम बात करेंगे। मैं कुछ चीजें जरूर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए,